हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिया है। प्रश्न है, त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें। त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें। जो ये आकृति दिख रही है, इस आकृति में टोटल कितनी त्रिभुज है हमें बताना है, जिसके लिए 4 ऑप्शन दी गई है। और भी प्रश्न है, सेव, फल, गाजर, इन तीनों के बीच में सही बेन आरेख कौन सा होगा बनेगा उसको बताना है मेरे दोस्त। ठीक है, इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न प्रीवियस पेपर का है, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है। क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं बाबू। और आपको एक चीज़ बता दो मेरे दोस्त, ये पार्ट नंबर हमारा 8 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 7 तक नहीं देखे हैं तो कृपया करके इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइए और वहाँ से जाकर सारे पार्ट को जरूर देखिए। ठीक है दोस्त, चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आप लोग के सामने आ चुका है बाबू। पहला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न कह रहा है, श्रृंखला को पूरा करें। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 2 है, उसके बाद में क्या है 4 है, उसके बाद में क्या है 7 है, उसके बाद में क्या है 11 है, उसके बाद में क्या है 16 है, उसके बाद में क्या है क्वेश्चन मार्क है। तो हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर हम सभी लोग कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 2 से 4 कैसे बन सकता है। 2 से 4 बनने के लिए 2 से 4 बनने के लिए प्लस का 2 करना होगा 2 में। 4 से 7 बनने के लिए प्लस का 3 करना होगा। 3 से 11 बनने के लिए प्लस का 4 करना होगा। 11 से 16 बनने के लिए प्लस का 5 करना होगा। इस बात को आप लोग समझ रहे हैं। 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16 बन जाएगा। तो ये बताइए बाबू, क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा जो निकालने के लिए पहले +2 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है, फिर +4 हो रहा है, फिर +5 हो रहा है। तो अगली बार प्लस का 6 होगा। क्योंकि एक एक बढ़ा रहा है। तो 16 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 22। और 22 कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, 22 ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है मेरे दोस्त, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर प्रश्न को रटना नहीं, प्रश्न को समझना, बस आप लोग तरीका को समझिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इस कागज को खोलने पर कैसा दिखाई देगा। यहाँ पर हमारे पास एक टोटल इतना बड़ा सीट थी। ठीक है, जिसको यहाँ से हमने क्या किया, इधर से इतना मोड़ दिया। ठीक है, फिर हमारे पास ये जो यहाँ से लेकर इतना सीट बचा ना, इसको इधर से हमने मोड़ दिया। ठीक है, चलिए ऐसा मोड़ने के बाद बाबू हम इसमें 4 कट लगा दिए, एक त्रिभुज यहाँ पर बना दिए, ऐसा बना दिए, ऐसा बना दिए। सबसे पहले इसको हम 12 बॉक्स में बताते हैं आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हो गया हमारा 12 बॉक्स। प्रश्न में ही बोल दिया, सबसे पहले इसको मोड़ कर यहाँ से मोड़ दिया गया है। ठीक है, एक मोड़ा गया है यहाँ से। ये बात को आप लोग समझ रहे हैं बिल्कुल। और थोड़ा चौड़ा कर लेने दीजिए। एक मोड़ दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो बाबू, यहाँ पर त्रिभुज बना दिया गया है ऐसे, और एक यहाँ पर अर्धवृत्त बना दिया गया है ऐसे बनाया गया। यहाँ पर चतुर्भुज बना दिया गया है और यहाँ पर त्रिभुज उल्टा बना दिया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो त्रिभुज बना है ना, ऐसे बना है। अब हमें करना क्या है बाबू, इसको सबसे पहले जब हम इस बेस पे खोलेंगे, तो इस बेस पे खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा, ये दोनों सिंबल इधर आ जाएगा। और जब हम इस बेस पे खोलेंगे तो ये वाला जो सिंबल है वो उधर चला जाएगा। तो देखो, इसको सबसे पहले पेपर को जब खोला जाएगा तो इस बेस पे जब हम खोलेंगे ना बाबू, इस बेस पे, तो ये 2 सिंबल इधर आ जाएगा। ठीक है, ये जो 2 सिंबल है वो आ जाएगा इधर। कैसे, ये जो त्रिभुज है ना बाबू, वो त्रिभुज दिखेगा। इसका कुछ नहीं, इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। खोलने का मतलब दर्पण प्रतिबिंब बना दो, दर्पण प्रतिबिंब बना दो। तो एक कैसा बनेगा, देखो ये बन जाएगा त्रिभुज इस प्रकार से। ठीक है,
अच्छा, ये जो चतुर्भुज है ये ज्यों का त्यों बन जाएगा। और जब हम इस बेस पे खोलेंगे बाबू तो इधर जो अर्धवृत्त है वो ऐसे बन जाएगा और जो त्रिभुज है वो ऐसे बन जाएगा। तो किस ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है मेरे दोस्त? देखिए किस ऑप्शन में, यहाँ पर दो त्रिभुज ज्यों यहाँ अपोजिट होने चाहिए, दो त्रिभुज यहाँ भी अपोजिट है, लेकिन यहाँ पर दो अर्धवृत्त भी अपोजिट, एक इस प्रकार होनी चाहिए ना। तो यहाँ पर अर्धवृत्त ऑप्शन नंबर ए में अपोजिट नहीं है, इसीलिए ऑप्शन ए हो गया गलत। अच्छा, यहाँ पर देख रहे हैं त्रिभुज भी उल्टा अपोजिट एक दूसरे का बना है, अर्धवृत्त भी ठीक है, चतुर्भुज ठीक है, त्रिभुज भी ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए, और ऑप्शन सी काहे गलत है? तो ऑप्शन सी में देखो, यहाँ पर ई दोनों त्रिभुज भी अपोजिट होनी चाहिए, देखो अपोजिट में है तो इस ज्यों का त्यों नहीं बन सकता। यहाँ पर ई दोनों त्रिभुज अपोजिट होने चाहिए, ज्यों का त्यों नहीं बन सकता, इसीलिए डी गलत, इसीलिए सी गलत। ठीक है, तो ये बात को आप लोग विशेष रूप से समझ चुके होंगे। ठीक है दोस्त, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे के निश्चित दो अलग अलग रूप में से कौन सी संख्या 2 के विपरीत है? एक पासे की मतलब दो अलग अलग स्थिति दी गई है, इस पासे में जो दो है ना इसके अपोजिट नंबर बताना है, कौन सा होगा? बाबू देखो, इन दोनों आकृति में हम देख रहे हैं 1 कॉमन ट्रिक लगा लो या 2 कॉमन ट्रिक लगा लो या फिर नो कॉमन ट्रिक लगा लो। तो यहाँ पर देख रहे हैं 5 1 इसमें भी है, 5 1 इसमें भी है, दोनों में 5 1 है, यानी दो चीज कॉमन है, तो कॉमन नंबर को आपस में हम कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बचा? 2, 2 का अपोजिट 6 हो गया, 6 का अपोजिट 2 हो गया, तो जो 6 बचा इसका अपोजिट हो गया 2 और जो 2 बचा उसके अपोजिट हो गया 6। ठीक है, तो जो 2 कॉमन ट्रिक लगता है तो 2 कॉमन ट्रिक में एक कंफर्म आंसर आता है, 2 का अपोजिट 6, 6 का अपोजिट 2, जबकि 5 और 1 आपस में कट चुके हैं। यहाँ पर जो आंसर हमारा 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है मेरे दोस्त, कैसे किए हैं इस प्रश्न को एक बार और समझिए। 2 कॉमन ट्रिक कहता है क्या, यहाँ पर 2 नंबर कॉमन है, यहाँ पर भी 2 नंबर कॉमन है, 5 1, तो इसको भूल जाओ, जो भी कॉमन है उसे भूल जाओ, जो बचा एक दूसरे का अपोजिट, इसमें 6 बचा, इसमें 2 बचा, ये एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। हमसे पूछा है 2 का अपोजिट, तो 6 नहीं होगा मेरे दोस्त, बिल्कुल होगा। तो आप लोग बस तरीका को समझिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार i से 9 बनाया गया है उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क से 13 बनाया गया है। तो यहाँ पर i का रिलेशन 9 से है, ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क का रिलेशन 13 से है। चलिए, तो यहाँ पर i है ना, i से 9 कैसे बनाया है इसको तुम पहचानो। i से 9 बनाया गया है, i से 9 बनाया गया है, उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क से यहाँ पर क्या बनाया? क्वेश्चन मार्क से यहाँ पर जो बनाया गया है 13, क्वेश्चन मार्क से 13 बनाया गया, तो 13 हम कैसे बना सकते हैं? चलिए, यहाँ पर जो लॉजिक है उस लॉजिक को तुम पहचानो। जो आई होता है ना, आई अल्फाबेट में जो आई का क्रमांक होता है, यानी आई का जो स्थान होता है वो 9 होता है। जो आई लेटर होता है वो अल्फाबेट में 9वां स्थान पे आता है। ठीक उसी प्रकार 13 नंबर पे कौन सा लेटर आता है बाबू? 13 नंबर पे जो लेटर आता है मेरे दोस्त वो एम आता है। एम आता है 13 नंबर पर, एम आता है 13 नंबर पे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बस आप लोग तरीका को समझिए। हम सभी लोग जानते हैं आई अल्फाबेट में 9वें स्थान पे आता है, उसी प्रकार एम जो है 13वें स्थान पे आता है, यानी एम का क्रमांक 13 होता है। ठीक है, बस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का जो रिलेशन ग्रह से है ठीक उसी प्रकार चंद्रमा का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है। तो हमें क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा शब्द रखा जाएगा इसी के बारे में तो बताना है। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं पृथ्वी एक ग्रह है, पृथ्वी एक ग्रह है, उसी प्रकार चंद्रमा एक उपग्रह है, चंद्रमा एक उपग्रह है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, हम सभी लोग जानते हैं कि जो पृथ्वी है ना बाबू वो एक ग्रह है, जबकि चंद्रमा उपग्रह है। ठीक है, चलिए, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिए, और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। ठीक है मेरे दोस्त, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
6 नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 और 12 ही मजेदार और लाजवाब प्रश्न है बाबू। प्रश्न है, दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या बताइए। दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या बताइए। चलिए, इसको त्रिभुज पूरा काउंट करने से पहले आपको एक हम कंसेप्ट सिखाते हैं। वो कंसेप्ट क्या होगा, जैसे देखो यहाँ पर एक त्रिभुज ऐसे बना देते हैं, ठीक है। एक त्रिभुज हमने इस प्रकार से बना दी। ये बताइए इसमें टोटल कितना त्रिभुज है। तो बड़ा ही आसान तरीके से आप लोग काउंट कर सकते हैं। कैसे, 1 2 इसको नंबरिंग कर देंगे और इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो एक में हम 2 जोड़ेंगे तो टोटल इसमें कितना त्रिभुज है, तो इसमें टोटल 3 त्रिभुज है। ये बात को आप लोग समझ गए। फिर से दूसरे तरह से इसको बनाते हैं। अब देखिए, अगर हम इसको यहीं पे इस प्रकार से बना दें, इस प्रकार से बना दें, जैसे यहाँ पर बनाया गया है ना, इस प्रकार से बना दे, तो ये बताइए इसमें टोटल कितना त्रिभुज होगा। तो इसमें भी वही तरह 1 और 1 2, इसको जोड़ देंगे तो इसमें भी 3 त्रिभुज आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर भी 3 त्रिभुज आएगा। अब हम इसको अलग बनाते हैं, यहाँ पर हम इसको अलग बनाते हैं, यहाँ पर भी उसी प्रकार हम बना देते हैं। यहाँ भी टोटल कितना त्रिभुज होगा, यहाँ भी 3 त्रिभुज होगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अच्छा, अब इस वाले को अलग बना देते हैं। इस वाले जो बना है इसको हम अलग बनाते हैं, इसको हम अलग बना देते हैं। इसमें भी 3 त्रिभुज होगा। ये बात को आप लोग विशेष रूप से समझ चुके हैं। चलिए, हम बता चुके हैं आपको एक चीज़ बताए हैं कि ये जो फिगर बना हुआ इसको अलग से बना देते हैं। इसमें 3 त्रिभुज, इसमें 3 त्रिभुज, इसमें 3 त्रिभुज हो जाएगा, बिल्कुल। यहीं पे बना देते हैं छोटा छोटा में। इसमें टोटल त्रिभुज 3, नीचे वाले को बनाते हैं, इसमें भी 3 त्रिभुज। अब उस साइड जो बना हुआ है देखो, इसमें भी टोटल 3 त्रिभुज। तो यानी कि जो तीनों इसको फिगर को हमने अलग अलग कर दिया, 3 त्रिभुज इसमें, 3 त्रिभुज इसमें, 3 त्रिभुज इसमें। ये बात को आप लोग समझ गए, यानी 3 त्रिभुज इसमें, 3 त्रिभुज इसमें और 3 त्रिभुज इसमें। तो 3 3 6 3 9 त्रिभुज तो हो गया। क्या कोई और त्रिभुज बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। कौन सा, देखो इन तीनों आकृति को जब हम आपस में जोड़ रहे हैं, इन तीनों आकृति को जब हम आपस में जोड़ रहे हैं तो 2 नया ट्रायंगल और बन रहा है, 2 नया त्रिभुज और बन रहा है। कौन कौन, एक त्रिभुज E12 वाला, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, एक त्रिभुज E12 वाला और एक त्रिभुज जस्ट E वाला, समझ गए आप लोग। तो यहाँ से 2 त्रिभुज और आ गया, ठीक है। तो 2 त्रिभुज और आ गया, तो 9 और 2 कितना हो गया, 11। 11 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा छोड़िए, आपको हम नाम लिख कर ही बता देते हैं। यहाँ पर 3 3 3 त्रिभुज, इसमें तो किसी भी भाई को कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हम नाम लिख देते हैं, जैसे कि A B C और D। तो यहाँ से एक त्रिभुज A B, एक त्रिभुज ABC हो जाएगा और एक त्रिभुज जाएगा ADB, ADB। 2 त्रिभुज और हो गया, तो 9 और 2 11 नहीं होगा। आप ऐसे भी इसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग विशेष रूप से समझिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक बेसिक फिगर है, तो इसमें 3 त्रिभुज। यहाँ से लेकर यहाँ तक बेसिक फिगर है, तो इसमें भी 3 त्रिभुज। यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 त्रिभुज है, तो इसमें भी 3 त्रिभुज, ठीक है। तो टोटल तो 9 त्रिभुज हो गया, प्लस हम नाम दे देते हैं जैसे A B C D। यहाँ देखेंगे A B C, एक त्रिभुज तो ई वाला बनेगा 12 सा, A B C प्लस एक त्रिभुज देखो एक ई वाला बनेगा A D B, एक त्रिभुज ई वाला बनेगा A D B। टोटल कितना हो गया, तो 9 था और 2 11 नहीं हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। तो 12 ही मजेदार और आसान भी था मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। जैसे कि एक्स वाई हमारे पास एक दर्पण लगा हुआ है और दर्पण प्रतिबिंब का खास बात होती है कि जब हम अपना चेहरा दर्पण प्रतिबिंब में देखते हैं तो जो हमारा दायां हाथ है वो बायां दिखता है, जो बायां हाथ है वो दायां दिखता है, ठीक है। और मेरे दोस्त ऊपर और नीचे सेम होता है। और एक ऑप्शन छांटने का तरीका भी सीखिए। दर्पण प्रतिबिंब में
या दर्पण में आपको तरीका बताते हैं। जो चीज़ दर्पण से जितना नज़दीक होती है उसका प्रतिबिंब भी उतना ही नज़दीक बनता है। जो चीज़ दर्पण से जितना दूर होती है उसका प्रतिबिंब भी दर्पण से दूर बनता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, ए दर्पण से नज़दीक में ए है तो इसका प्रतिबिंब ए बनेगा। दर्पण से दूर क्या है, 3 है, तो दर्पण से प्रतिबिंब 3 बनेगा। ऐसे तो जिस ऑप्शन में ए से शुरू नहीं है उस ऑप्शन को काट दो। तो ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्त ए से शुरू नहीं है, गलत। ऑप्शन नंबर बी ए से शुरू नहीं है, गलत। और ऑप्शन नंबर हमारा सी क्यों गलत हो गया, क्योंकि ए उल्टा बना रखा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो गया सही। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। कितना आसान तरीका से हमने बना दिया। आपको कंसेप्ट केवल मालूम होनी चाहिए। जो चीज़ दर्पण से जितना नज़दीक उसका प्रतिबिंब उतना ही नज़दीक, जो चीज़ दर्पण से जितना दूर उसका प्रतिबिंब भी दर्पण से उतना ही दूर। ए बनेगा नज़दीक है तो ए बनेगा नज़दीक, ए कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। और जो 3 है सबसे लास्ट में जाएगा, तो 3 सबसे लास्ट में जाएगा, किस प्रकार से बनेगा, 3 बनेगा इस प्रकार से। तो हमारे ए से शुरू नहीं है, ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी ए से शुरू नहीं है, गलत। ऑप्शन नंबर सी में ए को उल्टा बना दिया, गलत। इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है बाबू, ऐसे इस प्रश्न को किया जाता है। ठीक है, तो हमें पूरा बनाने की भी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और आप लोग के सामने ये दिख रहा होगा एसएससी CHSL 6/6/2022 के फर्स्ट शिफ्ट में इसको पूछा गया है। कितना आसान प्रश्न है ना। बिल्कुल, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बस आप लोग तरीका को समझिए। यहाँ प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में लखनऊ को 6 लिखा जाता है और पटना को 5 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में राजस्थान को किस प्रकार से लिखा जाएगा, जिसके लिए 4 ऑप्शन दी गई है। और एसएससी सीपीयू ऑनलाइन परीक्षा 11/11/2022 के थर्ड पाली में इस प्रश्न को पूछा गया। बड़ा ही आसान प्रश्न है। कैसे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ लखनऊ लखनऊ लिखा है ना, तो लखनऊ को हम लिख लेते हैं कलर में थोड़ा। लखनऊ को क्या लिखा है, 6 लिखा है। यहाँ देखो पटना, PATANA, पटना को उसने क्या लिखा है, पटना को लिखा है 5। हमसे पूछा है राजस्थान, राजस्थान THAN, राजस्थान का कोड क्या होगा। तो यहाँ से एक चीज़ हम लोग देखेंगे। यहाँ देखो सबसे पहले यहाँ पर लॉजिक क्या है, उस लॉजिक को पहचानो। लखनऊ, यहाँ पर जानते हैं लॉजिक क्या है। लखनऊ में टोटल वर्ड कितना है काउंट करो। 1 2 वर्ड नहीं, सॉरी, कितना लेटर है लखनऊ वर्ड में, टोटल कितना लेटर है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी लखनऊ में टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना है। तो नंबर ऑफ लेटर जो है, नंबर इसमें टोटल है 7 गो, 7 लेटर है। लेकिन यहाँ पर 6 कैसे बना सकते हैं, अगर इसमें से -1 अपने मन से कर दे तो 6 बन जाएगा। बिल्कुल उसी प्रकार पटना में कितना वर्ड है, कि पटना में कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी टोटल लेटर जो है 6 है। पटना में टोटल 6 लेटर है ना। तो इसको 5 बनाने के लिए यहाँ पर भी -1 करना होगा, तो जाके 5 बन जाएगा। बिल्कुल सेम उसी प्रकार राजस्थान में कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी राजस्थान में टोटल लेटर जो है वो जानते हैं कितना है, 9 है। तो 9 में से 1 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। यही इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, कितना आसान और मज़ेदार प्रश्न है। बिल्कुल, और आपके सामने पूछा हुआ प्रश्न है, ये ना समझिएगा कि अपने से भैया ला दिए हैं प्रश्न को। ठीक है, यहाँ पर लखनऊ में टोटल नंबर ऑफ लेटर है 7, तो 1 घटा के 6 लिख दिया गया। पटना में टोटल ऑफ नंबर लेटर है 6, तो 1 घटा के 5 लिख दिया गया। उसी प्रकार राजस्थान में टोटल नंबर ऑफ लेटर जो है 9 है, तो 1 घटा देंगे तो 8 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। देखो यहाँ पर जो चिन्ह दी गई है, यहाँ पर जैसे कि ये समीकरण दी गई है, प्रश्न बोल रहा है कौन सा ऑप्शन को इसमें रखे और 2 चिन्ह को आपस में बदल दे ताकि मेरा आंसर
आ जाए, ये बराबर का ई साइड में 5 है तो बराबर का ई साइड भी सॉल्व करने के बाद 5 आ जाना चाहिए। चलो अगर मान लेते हैं ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए कहता है जहाँ भी प्लस है उसके जगह पे गुना रखना है, और जहाँ भी गुना है उसके जगह पे प्लस रखना है। इसका मतलब ए हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन ए मान लेते हैं सही है। तो हम चेक करते हैं इसी को, ऑप्शन ए को। ऑप्शन ए को हम चेक करेंगे कैसे होगा। देखो यहाँ 15 है -15, अब आ गया प्लस, तो प्लस के जगह पे रखना है गुना, प्लस के जगह पे रखना है गुना 15, और गुना आ गया, गुना के जगह पे रखना है प्लस, फिर प्लस, अब भागा कितना 5। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। देखते हैं कि 5 आ रहा है कि नहीं। सबसे पहले भाग का क्रिया होता है बोर्ड मास से, तो 15 -15 चलो यहाँ पर हो गया 15 -15 गुना 15 और प्लस, यहाँ 15 को 5 से भाग करेंगे तो 3 होगा, बराबर के इस साइड में 5 ऐसे ही ठीक है। यहाँ देखेंगे ये 15 ऐसे ही ठीक है, माइनस गुना का काम होगा तो 15 गुना 15 225 होता है, 225, अब प्लस का हो जाएगा 3, अब बराबर में इधर 5 ही है। चलो यहाँ हो जाएगा 225 में से 15 घटा लो, या 225 में से सबसे पहले प्लस का काम होता है, तो 225 में से 15 3 18 घटा सकते हो। 15 3 18 हो जाएगा प्लस का, 15 3 18 हो जाएगा प्लस का। ठीक है, 15 3 18 हो जाएगा प्लस का, अब माइनस हो जाएगा कितना 225, बराबर में आ जाना चाहिए कितना, बराबर में आना चाहिए कितना बाबू, बराबर में आना चाहिए 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दो, ये जो 5 है ना यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि -225 में से जब 18 को घटाएंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी और 5 से बड़ी आएगी, इसीलिए ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं दे सकता। तो चलिए अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी को। हम मान लेते हैं कि ऑप्शन बी सही है, तो ऑप्शन बी को हम चेक करेंगे। ऑप्शन बी क्या कहता है, जहाँ भी भागा है उसके जगह पे गुना रख दो, और जहाँ भी गुना है उसके जगह पे भागा रख दो। ठीक है, तो 15 माइनस कितना 15 प्लस कितना 15, अब गुना है तो गुना का जगह पे रखना है भागा 15, अब भागा है इसके जगह पे रखना है गुना 5, अब बराबर में इस साइड में कितना तो 5 देबे किया है। अब हम इसको देखेंगे, सबसे पहले 15 ऐसे ही ठीक है, -15 ऐसे ही ठीक है, प्लस इस 15 को 15 से भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा, 15 को 15 से भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा, गुना कितना 5, बराबर के इस साइड में कितना 5। यहाँ देखेंगे हम यहाँ पर हम लोग देखेंगे, उसके बाद गुना का काम होगा 15 माइनस 15 प्लस 5 कम 5, अब बराबर के इस साइड में 5। यहाँ से अब हम देखेंगे प्लस वाले को एक बार जोड़ लो तो 15 5 15 प्लस का अब 5 प्लस का, तो ये हो जाएगा 20 प्लस का, अब -15, अब बराबर में हो जाएगा कितना, बराबर में हो जाएगा कितना, तो बराबर में हो जाएगा 5। ठीक है, चलो बराबर के इस साइड में हो जाएगा 5। अब हम देखेंगे यहाँ पर 20 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा इस साइड में, और उधर भी 5 है, इसका मतलब बराबर के इस साइड भी 5 आ गया, बराबर के उस साइड भी 5 आ गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 20 सही है। भागा और गुना को परस्पर बदलना होगा। ठीक है, तो यहाँ से इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया। ठीक है दोस्त, बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई का पति है, ये हमारा ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। ब्लड रिलेशन चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए हमारे चैनल पर एक वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर आप लोग वहां से देख सकते हैं। चलिए तब हम बताते हैं आपको। फिर जहां भी ब्लड रिलेशन में पुरुष की बात होगी ना, उसको हम बंद कर देंगे त्रिभुज में, अब महिला होगी उसको हम बंद कर देंगे सर्किल में। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न बोल रहा है एक्स वाई का पति है, जो एक्स है ना, जो एक्स है वाई का पति है, वाई का पति है तो इसको हम बंद कर देंगे त्रिभुज में। अच्छा ये बताइए, जब ये पति हो गया तो इसको महिला बनना मजबूरी है, क्यों, क्योंकि पति पत्नी होंगे ना तभी तो पति बनेगा। आई जो पति पत्नी शादीशुदा है तो इन दोनों के बीच में एक छोटा सा प्लस का सिंबल हम यूज कर देते हैं। उसके बाद है डब्ल्यू एक्स की पुत्री है,
जो डब्लू है एक्स की पुत्री है, एक्स की पुत्री है डब्लू, तो एक्स से नीचे आएगी। अब पुत्री है तो इसको भी बंद कर देंगे हम वृत्त में। आगे कहता है जेड डब्लू का पति है। जो जेड है ना, जो जेड है वो डब्लू का पति है, जेड है और डब्लू का पति है, तो इसको भी बंद कर देंगे हम त्रिभुज में। इन दोनों के बीच एक प्लस का सिंबल हम यूज कर देंगे। आगे कहता है एन जेड की पुत्री है। जो एन है वो जेड की पुत्री है, जो एन है वो जेड की पुत्री है, तो जेड से नीचे आएगी। एन का वाई से क्या संबंध है? प्रश्न बोल रहा है एन का वाई से क्या संबंध है, एन का वाई से क्या संबंध है, ये बताइए। जो डब्लू है, जो डब्लू है वाई की क्या है? बेटी है। और जो एन है वो डब्लू की क्या है? बेटी है। तो बेटी के बेटी को क्या बोला जाता है? बेटी के बेटी को क्या बोला जाता है? नाती बोला जाता है। या नाती तो ऑप्शन दिए नाती या पोती, पोती आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देखो इसके ये हो गई पतिदेव, पतिदेव हो गए, इसके हो गए बेटी, इसके हो गए पतिदेव, इनकी हो गई बेटी। तो ये डब्लू का भी बेटी हो गई कौन? एन। अच्छा ये बताइए जब डब्लू की बेटी एन हो गई तो वाई का बेटी की बेटी पोती नहीं होगी? बिल्कुल ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा ही मजेदार और आसान प्रश्न है। कह रहा है सेब फल और गाजर के बीच में सही बेनारे कौन सा बनेगा बताना है। तो आप लोग अच्छे तरह से जानते हैं जितना भी फल होते हैं सारे फल, देखो जितना भी यहाँ पर जितना भी सेब होते हैं सारे सेब फल के भीतर आते हैं। जो सेब होते हैं सारे सारे सेब, जो सेब है ना सारे सेब फल के भीतर आते हैं, सारे सेब फल के भीतर आते हैं। और गाजर जो है ना ये सब्जी के रूप में यूज होता है। तो देखो ये छोटा सा होगा सेब, इस सेब को घेरेगा कौन? फल। ये गाजर जो सब्जी इनसे अलग हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा एप्पल, ये हो जाएगा फ्रूट्स, ये हो जाएगा कैरोट, कैरोट ये हो जाएगा गाजर, ये हो जाएगा एप्पल सेब, ये हो जाएगा फ्रूट्स। सारे सेब फ्रूट्स हैं और गाजर अलग हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा वेन डायग्राम है? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये हो जाएगा एप्पल, ये वाला हो जाएगा फ्रूट्स, ये वाला हो जाएगा कैरोट। समझ गए कि सारे सेब फल के भीतर आते हैं जबकि गाजर सब्जी के यूज है, तो इनसे अलग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्त। लास्ट प्रश्न, लास्ट प्रश्न है यदि 1 जनवरी 2013 को मंगलवार था तो 31 दिसंबर 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? हम लोगों से पूछा गया। अच्छा ये बताइए 2013 जो है क्या यह लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है? जब कोई भी वर्ष लीप ईयर होता है तो उसको 4 से भाग देकर हम चेक करते हैं। और 4 से भाग देने का तरीका भी होता है कि लास्ट के 2 अंक अगर 4 से पूरा पूरा कट जाता है तो वह संख्या भी 4 से कटेगा, अगर नहीं कटता है तो वह संख्या भी 4 से नहीं कटेगा। तो जो 13 है वो 4 से कटेगा नहीं। तो 4 से जब नहीं कटेगा इसका मतलब 2013 जो है लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो 2013 लीप ईयर नहीं है। तो 2013 क्या है? नॉर्मल ईयर है। और जब नॉर्मल ईयर है तो देखो 1 जनवरी 2013, यहाँ पूछा गया 31 दिसंबर 2013। तब बाबू आपको एक कंसेप्ट हम सिखाते हैं, इस कंसेप्ट को हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा। जब भी कोई भी वर्ष अगर लीप ईयर नहीं है तो उस वर्ष का पहला दिन और उस वर्ष का आखिरी दिन आपस में समान होते हैं। कोई भी वर्ष अगर लीप ईयर नहीं है यानी कि लीप ईयर नहीं है तो उस वर्ष का पहला दिन और उस वर्ष का आखिरी दिन सेम होता है। जैसे यहाँ 1 जनवरी 2013 मंगलवार है और 2013 लीप ईयर नहीं है तो 31 दिसंबर 2013 को कौन सा दिन होगा? उस दिन भी मंगलवार होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, ये बात को विशेष रूप से ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि इसको 12 डायरेक्ट आंसर के रूप में टिक करना है ना। तो आप लोग याद कीजिए अगर कोई भी वर्ष लीप ईयर नहीं है उस वर्ष का पहला दिन उस वर्ष का आखिरी दिन आपस में सेम होते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे प्रश्न को अच्छे से कर लिए होंगे।
इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे प्रश्न को अच्छे से समझ गए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि जब मैं भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।